नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, जो कि एक पूरक पठन है जिसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कुंवर नारायण जी का परिचय। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय देखने जाए तो नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। तो जान लेते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, जो कि पूरक पठन है। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाती है और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। 10 मार्च 1998। तो यहाँ पर लेखक कुंवर नारायण जी ने अंदर की दुनिया के बारे में बात की है। तो इस गद्यांश के इन गद्यांश की पंक्तियों में कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया ये सबसे बड़ी दुनिया होती है और इसका विस्तार नहीं कर सकते। बाहर की अपेक्षा से छोटा इस अंदर की भीतरी दुनिया को हम बाहर की दुनिया से अधिक अपेक्षा में छोटा ही करते चले जाते हैं और इसे बिल्कुल ही निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर हमें कहीं मिल सकती है तो हमारी इस भीतरी दुनिया में ही, और पूरी आजादी का संभव होना भी इसी भीतरी दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं, प्रगतिशील बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में भी दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यानी कि स्वार्थी व्यक्ति जो होता है तो वो सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है और निस्वार्थी दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए भी विशेष ध्यान रखता है। तो चलिए आगे देखते हैं मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वह एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देती। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश की है। मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमानों में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर या वह घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक कर सकते हो या चू चू की आवाजें निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लेखक जी गली की बात कर रहे हैं, यानी कि मकान पर मकान। तो लेखक जिस गली में रह रहे हैं, तो लेखक का मानना है कि आसमान तो दिखता है, आसमान तो है लेकिन दिखता ही नहीं। उनके उस गली में पेड़ तो है लेकिन उस पेड़ पर चू चू करती हुई चिड़ियों की गुंजाइश भी नहीं देखने को मिलती। चारों ओर देखो तो मकान ही मकान है, मानो ऐसा लगता है कि मकान पर मकान लदे हो।
लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ एक संकरी यानी एक छोटी सी गली में फंस गए हैं। और कोई रास्ता नहीं है उससे बाहर निकलने का, ऐसा मानो प्रतीत होता है। जिस मकान में लेखक जी रहते हैं, तो उसके बाहर सिर्फ मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है, ऐसा लेखक का कहना है। चिड़िया तो दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई नहीं, टेलीफोन या बिजली के तारों पर बैठी हुई दिखती है। और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चिड़िया जैसे कि प्लास्टिक या रबड़ की बनी हुई हो। मैं ऐसी सांकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझा आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तो लेखक इस सांकरी गली यानी जो कि लेखक जिस गली में रह रहे थे, उस गली में मकानों के सिवा और कुछ भी नहीं था। और चिड़िया वो बिजली या टेलीफोन के तारों पर ही बैठी हुई दिखाई देती थी। और इस कारण आसमान एवं हरियाली से लेखक अभावित हो गए थे, यानी उनका नाता आसमान और हरियाली से मानो टूटता जा रहा था। तो लेखक इस मोहल्ले से बाहर आने की कोशिश में ही है। 10 मार्च 1998। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ दाई आंख से नहीं। 8 अगस्त 1998। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि सही और संपूर्ण साहित्य वही है जिसे हम दोनों आंखों से देख सकते हैं, या सिर्फ बाई या दाई आंख से नहीं।